हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। मूल अधिकार। पहले समझ लेते हैं इसका परिचय, या कितने से कितने अनुच्छेद तक है और कहाँ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है। यह मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का उल्लेख है और ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे यह व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 अमेरिकी संविधान और संविधान का मैग्ना कार्टा। आगे देखते हैं। सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने लिखित रूप से नागरिकों को कुछ अधिकार की सुरक्षा प्रदान की, जिसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया और यह वर्तमान में अनुच्छेद 300A में रखा गया है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है और कुछ मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक भी होती है, लेकिन अधिकांशतः मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। अनुच्छेद 12। हम लोगों ने इसके पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। अब भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। तो आइए अनुच्छेद 12 को समझते हैं। अनुच्छेद 12 कहता है कि इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वह सभी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है जिसकी स्थापना सरकार ने की है अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। राज्य के अंतर्गत वे सभी चीजें शामिल हैं जिसकी स्थापना सरकार ने की है या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की रक्षा का उपबंध है। कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, उसको उस मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा जिस मात्रा तक वह उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 13 क इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। 13(3) का मतलब यह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जब भी ऐसा दिखे आपको, आप समझ लीजिए कि वह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है।
इसके अनुसार संसद के सभी कानून, राज्य विधानमंडल के सभी कानून, अध्यादेश, नियम, अधिसूचना तथा परिपत्र शामिल है। विधि शब्द में ये सब शामिल है। न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनराविलोकन का आधार है। यह पहले से लागू तथा भविष्य में बनाई जाने वाली सभी विधियों को न्यायिक पुनराविलोकन के अधीन लाता है। नोट: भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह किसी भी अनुच्छेद में उल्लिखित नहीं है और न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को अवैध घोषित करने की शक्ति प्राप्त है, जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष सभी समान होंगे एवं विधि के समान संरक्षण का अधिकार। समता का अधिकार दो प्रकार का है, एक विधि के समक्ष समता, एक विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है यह इंग्लैंड से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण का अधिकार है यह अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। नोट: समाज के सभी वर्गों के लिए सभी सार्वजनिक स्थान, तालाब, कुएं इत्यादि बिना किसी भेदभाव के खुले रहेंगे। जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वह बिना किसी भेदभाव के खुले रहेंगे। अनुच्छेद 15(3), महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य द्वारा किया जा सकेगा, ऐसा अनुच्छेद 15(3) कहता है। अनुच्छेद 15(4), राज्य SC और ST के लिए तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। 15(3), महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य कुछ कर सकता है। 15(4), ST SC तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 15(5), राज्य SC ST तथा पिछड़े हुए लोगों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(6), 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकेगी। अनुच्छेद 16, सभी व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इसमें भी उल्लिखित है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, लिंग तथा उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद
16(3) यह कहता है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। और अनुच्छेद 16(4) यह बताया गया है कि सरकार समाज के पिछड़े लोगों तथा जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 16(4) का यह 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा जोड़ा गया। 16(4) का इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई कि वह SC व ST के लिए प्रोन्नति प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) ख अभी आपने पढ़ा 16(4) क, अब देखिए 16(4) ख 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा सेवाओं में आरक्षण में अग्रनयन के नियम कैरी फॉरवर्ड रूल को मान्यता प्रदान की गई। अनुच्छेद 16(5) राज्य द्वारा निर्मित कोई ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही नियुक्त किए जाने की प्रावधान करती है। यह अनुच्छेद 16(5) है। अनुच्छेद 16(6) यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत पर रोक लगाई गई है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए वर्ष 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इसके अलावा ST और ST के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी बनाया गया था। 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अनुच्छेद 18 राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि नहीं करेगा, यानी उपाधियों का अंत। सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि नहीं लेगा। कोई भी भारत का नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी अन्य देश से कोई उपाधि नहीं लेगा। अगर आप अन्य देश से उपाधि लेना चाहते हैं तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19(1) में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा है बिना हथियारों एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है घूमने फिरने की स्वतंत्रता। पांचवा है रहने या बसने की स्वतंत्रता। और इसमें छठा था संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, जिसको हटा दिया गया, यही एक कम हो जाता है। और सातवां था व्यापार या वाणिज्य करने की
स्वतंत्रता। इसको याद कर लीजिए। भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, रहने बसने की स्वतंत्रता, व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(f) को समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में यह 300A में है। प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना का अधिकार, इन दोनों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना जाता है, यानी अनुच्छेद 19(1)(a). अनुच्छेद 20 इसके अंतर्गत 3 बातों का उल्लेख है। पहला, जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति को उस समय तक कानून के तहत ही सजा दी जाएगी। जिस समय कोई व्यक्ति जो भी अपराध करता है उस समय जो भी कानून व्यवस्था है उसी के तहत सजा दी जाएगी। दूसरा है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती, यानी डबल जेओपार्डी से सुरक्षा। एक व्यक्ति को एक समय में एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत सभी व्यक्तियों को प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस अधिकार के अंतर्गत लगभग 60 अन्य अधिकारों को स्वीकार किया है। इसमें कुछ वाद निम्नलिखित हैं। विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978, निजता का अधिकार पुट्टास्वामी केस 2017, शुद्ध जल और वायु प्राप्त करने का अधिकार सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य वर्ष 1991, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार परमानंद कटारा बनाम भारत संघ केस 1989। अनुच्छेद 21 का मतलब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन अधिकारों का उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है। इसको गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे वकील की सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है। उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में यह भी उल्लिखित है किसी व्यक्ति को निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 इसके तहत बेगार प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बेगार प्रथा तथा मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में यह भी उल्लिखित है कि सरकार चाहे तो राष्ट्रहित में लोगों से काम करवा सकती है, लेकिन बेगार प्रथा और मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24
इसके तहत प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी खतरनाक कारखानों में किन्हीं प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 इस अनुच्छेद के तहत सदाचार, लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी अपने अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने तथा धर्मों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि आर्थिक प्रलोभन या दबाव में धर्म परिवर्तन करने पर रोक लगाई जा सकती है। यह भी उल्लिखित है कि हिंदू धर्म के सभी स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इसमें यह भी उल्लिखित है कि यहाँ हिंदू का अर्थ सिख, जैन व बौद्धों से भी है। हिंदू के अंतर्गत 3 समुदाय आते हैं जिसमें सिख, जैन और बौद्ध। इसमें यह भी उल्लिखित है कि सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करना धर्म के अनुरूप आचरण है। अनुच्छेद 26 सदाचार, लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है, उनका प्रबंधन करने का अधिकार है, जंगम व स्थावर संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार है और उस संपत्ति का प्रबंधन या उपयोग करने का भी अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर हेतु किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 28 किसी भी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी, लेकिन धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थानों में धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी विद्यार्थी को बिना उसकी अनुमति के धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 कहता है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापना करने तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का आधार अनुच्छेद 30 ही है। जो मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है उसका आधार अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में मूल अधिकारों के रूप में समाप्त कर दिया गया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो आप न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मदद ले सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है
तो सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित 5 याचिकाएं प्रदान कर सकती है। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करना, यानी जो बंदी है उसको सशरीर उपस्थित करना। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। दूसरा है परमादेश मैंडमस। इस आदेश द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहा है। तीसरा है अधिकार परीक्षा को वारंटो। किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी पद को ग्रहण कर लेने पर उसे हटाने हेतु यह याचिका दायर की जाती है। और चौथा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्यवाही नहीं करें क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। और पांचवा है उत्प्रेषण। इसका उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे कि वह अपने शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न कर सके। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इन 5 रिटों के अलावा एक और रिट जारी कर सकता है जिसे अंतरिम राहत ई इंजंक्शन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है जबकि हाई कोर्ट 6 रिट जारी करती है, जिसमें छठा है अंतरिम राहत यानी ई इंजंक्शन। मूल अधिकारों से संबंधित वाद। पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस वाद के अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इस वाद के मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। जो 24वां संविधान संशोधन आया इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस 1980। इस वाद के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक सिक्के के दो पहलू बताए गए। मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं और इसमें किसी भी संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान में इनका प्रावधान भाग 3 में है, सही है। यह अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित है, सही है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, सही है। वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार हैं, यही गलत है। और पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो डी असत्य है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं।
संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमने आपको बताया था अनुच्छेद 300 क। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। तो देखते हैं ऑप्शन ए में 4, बी में 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु कौन सी याचिका जारी की जाती है? तो बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद करने का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा आधार सम्मिलित नहीं है? तो इसमें धर्म सम्मिलित नहीं है। भाषा सम्मिलित नहीं है। बी इज राइट आंसर। भाषा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वाद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण तीनों शामिल हैं। सर्व क्षमा शामिल नहीं है। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह है शिक्षा का अधिकार, आश्रय के अधिकार, जीवन रक्षा अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 19(1)(a। अनुच्छेद 19(1)(a। भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान आवास का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समान आवास का
अधिकार। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। इन दोनों प्रकार की व्याख्या का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। अनुच्छेद 14। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15, 17, 21, 22। तो अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 22 राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं है। हिंदू में बताया था हमने 3 समुदाय सम्मिलित हैं, तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? जैन, सिख, बौद्ध, पारसी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसमें पारसी सम्मिलित नहीं है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत पर रोक लगाई गई है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अनुच्छेद 16, 17, 18, 19। आज की क्लास में बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए और इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइए। धन्यवाद।